नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में चुनावी रण शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया। एक बड़ा तोहफा उनकी ओर से दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को सीधे 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। विपक्ष जहां वादों की बौछार कर रहा है, तो वहीं सत्ताधारी एनडीए ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर 1 करोड़ से अधिक लोगों की जेब और जीवन दोनों को राहत देने वाला काम करेगा। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव से पहले चुनावी मोर्चे पर नीतीश कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। एक झटके में वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना बढ़ा दी गई। क्या हुआ इतना लेट कैसे हो गया? अब हर महीने बुजुर्गों, विधवाओं और भी आइए क्या 400 नहीं बल्कि सीधे 1100 रुपए मिलेंगे। बता दें कि बिहार अभी आइए क्या? नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य में वृद्ध, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को हर क्या बोला कि हिट कर लो 400 की जगह 1100 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये बढ़ी हुई राशि जुलाई से लागू होगी और हर माह की 10 तारीख को सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। जैसे कि सीएम नीतीश ने लिखा कि इस फैसले से 1,09,69,255 लाभार्थी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इस योजना का लाभ अब तक लगभग 42 लाख बुजुर्गों को मिल रहा था। अब ये संख्या और दायरा दोनों और व्यापक होंगे। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत साल 2019-20 में हुई थी। अब तक 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को 400 रुपए और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को 500 रुपए पेंशन दी जाती थी। इस योजना में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से उठ रही थी। आंगनबाड़ी सेविकाओं की हड़ताल के दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चाएं हुई थी और अब आखिरकार समाज कल्याण विभाग और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ये मांग पूरी हो गई है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। एक और विपक्षी दल आरजेडी जनता से बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहा है, तो वहीं नीतीश कुमार की ये घोषणा सीधे जमीन से जुड़े करोड़ों वोटरों को साधने की रणनीति मानी जा रही है। ठीक इसी हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिवान की एक रैली में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए एनडीए की योजनाओं को आगे बढ़ाने का दावा किया था। ऐसे में ये पेंशन बढ़ोतरी केवल कल्याणकारी नीति नहीं बल्कि चुनावी गणित का अहम हिस्सा भी मानी जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज बिहार के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर बिहार में अब जो विधवा हमारी बहनें हैं, वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है, उनको 400 के जगह पर 1100 रुपया प्रति माह मिलने का काम करेगा। ये जुलाई माह से इसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। राज्य भर से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। ग्रामीण इलाकों में रह रहे बुजुर्गों और विधवाओं के लिए ये आर्थिक राहत किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। खासकर ऐसे वर्ग के लोग जिनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके लिए 1100 रुपए महीना की सहायता एक बड़ी राहत है। सामाजिक कार्यकर्ता भी इसे सरकार का सकारात्मक कदम मान रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में इस राशि को महंगाई के अनुपात में समायोजित करना जरूरी होगा। इस पेंशन बढ़ोतरी का असर सिर्फ जेब पर नहीं, भरोसे पर भी पड़ेगा, खासकर उन वर्गों पर जिनकी आवाज अक्सर चुनावी भाषणों तक ही सीमित रह जाती है। पेंशन पाने वाले ज्यादातर लोग ग्रामीण, वंचित या सामाजिक रूप से कमजोर तबके से आते हैं। ऐसे में सरकार का ये फैसला उन्हें सीधे आर्थिक संबल देने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये ऐलान वाकई संवेदनशील नीति का विस्तार है या फिर एक चुनावी रणनीति। विपक्ष से चुनावी लालच करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष से सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा सुधार बता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बिहार जैसे राज्य में जहां सामाजिक समीकरण और आर्थिक जमीनी हकीकतें चुनाव को तय करती हैं, वहां इस तरह की योजनाएं वोटों पर सीधा असर डाल सकती हैं।
अब देखना होगा कि क्या ये पेंशन बढ़ोतरी वाकई जन भावनाओं में सरकार के पक्ष में लहर पैदा करेगी या फिर विपक्ष इस मुद्दे को भी सियासी बहस में घुमा ले जाएगा। जनता के साथ वादा ही नहीं किया, बल्कि हम लोगों का प्रण है कि अगर सरकार बनेगी तो हमने कहा था जो पेंशन है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वृद्धजनों का हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांगों का पेंशन हो, हमारी सरकार बनेगी तो इसको 400 से बढ़ा के 1500 रुपए किया। तो वहीं कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि 1100 रुपए की पेंशन भी बढ़ती महंगाई और बढ़ते जीवन यापन की लागत के सामने अपर्याप्त है। इसके अलावा विपक्ष ये भी मानता है कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और वितरण की गति में सुधार न होने से लाभार्थियों तक राहत सही समय पर नहीं पहुंचती। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक। कमाल का खेल, बिहार का खेल, चुनाव का खेल नीतीश कुमार ने 400 से 1100 ऐसे दे दिया जैसे उनके घर की संपत्ति हो। कमाल है, जब जब चुनाव आता है यह नेता इस तरह रेवड़ी बांटते हैं जैसे लगता है कि इनकी जेब का पैसा है। ये जनते के पैसे का दुरुपयोग करने वाले लोग कब सुधरेंगे? बिहार में इंडस्ट्री की जरूरत है, बिहार में व्यापार की जरूरत है, बिहार में विकास की जरूरत है। यह विकास की बात नहीं करेंगे, पर यह 400 को 1100 कर देंगे। और चुनाव से ठीक पहले लिया गया है फैसला सीधे तौर पर राज्य की सबसे बड़ी और सबसे शांत वोटर बेस को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग मतदाता, इन तबकों की संख्या लाखों में है और ये वर्ग पारंपरिक रूप से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कोई साधारण प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि जमीनी वोटरों को सीधे संदेश देने वाला कदम है कि सरकार उन्हें देख रही है और चुनाव से पहले राहत देने में पीछे नहीं हट रही। राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी और विपक्ष की ओर से बेरोजगारी, महंगाई और किसान मुद्दों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में नीतीश सरकार की स्कीम सीधे सामाजिक सुरक्षा को केंद्र में लाकर मुकाबले को नई दिशा दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये आर्थिक राहत आने वाले चुनाव में कितनी राजनीतिक पूंजी में बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। अब बात कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस लगातार चिंता बढ़ा रहा है, लेकिन इस बीच राहत की खबर यह है कि आंकड़ों में सुधार दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में एक्टिव कोविड केसेस की संख्या घटकर 5000 के भी नीचे पहुंच गई है, जो सोमवार को 7264 थे। यानी लगातार एक्टिव केसों में कमी देखी जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत में कोरोना का प्रकोप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और लोगों की जागरूकता की वजह से स्थिति अब नियंत्रण में है। कोरोना केस के बीच अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक 830 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। रविवार सुबह 8 बजे तक कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4754 पहुंच गई है। सबसे अधिक मामले अभी भी केरल में ही दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। हालांकि कोरोना के वेरिएंट LF.7 को देखते हुए सभी राज्य सरकारें अलर्ट पर है। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से कोरोना अपडेट देते हैं। केरल में अभी देश में सबसे ज्यादा एक्टिव कोविड केस हैं। केरल में कोरोना के कुल 943 सक्रिय केस हैं। मॉनसून और वेरिएंट LF.7 XFG से संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष सतर्कता और ऑक्सीजन उपलब्धता सुनिश्चित करने और जरूरी तैयारी रखने के निर्देश अस्पतालों के लिए जारी किए हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और आम लोगों से मास्क पहनने और साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के एक्टिव केस के मामले दूसरे नंबर पर हैं। प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या 747 पहुंच गई है। प्रदेश में डॉक्टरों ने इन्फ्लुएंजा, डेंगू का अलर्ट जारी करते हुए मॉनसून में वायरस के फैलने के खतरे को देखते हुए सतर्क रहने की अपील की है।
राजधानी दिल्ली में कोरोना में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 512 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड की वजह से एक मौत भी दर्ज की गई है, लेकिन मृतक को कोई दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी, जिसके चलते उसकी जान गई है। राजस्थान में भी कोरोना के एक्टिव केस में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन अस्पतालों पर फिलहाल दबाव नहीं है। सरकार ने आम नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। राजस्थान में रविवार सुबह 8 बजे तक 243 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 251 हो गई है। हालांकि प्रदेश में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अस्पतालों को पर्याप्त ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के साथ ही केरल, बंगाल, राजस्थान जैसे राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों से मास्क पहनने और लक्षण दिखते ही टेस्ट करवाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखने और अतिरिक्त एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। ICMR NIV यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने कहा है कि सिंगापुर में फैल रहे निम्बस यानी कि NB.1.8.1 वेरिएंट के केस भारत में भी सामने आ रहे हैं। बीते 5 से 6 हफ्तों में इन केसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है और इस वेरिएंट में फिलहाल ओमिक्रॉन जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि केसेस का कम होना ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं, बल्कि जरूरी है कि आप और ज्यादा सतर्क हो जाएं, क्योंकि यही समय की मांग है। ऐसे में जरूरी है कि ढील देने के बजाय और ज्यादा सतर्क हो जाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में कोरोना के मामले का ऊपर नीचे होना एक सामान्य बात है। ऐसे में पूरी तरह से लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। वे कहते हैं कि संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि लोग अब भी मास्क पहने, भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचे, हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। हालांकि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन वायरस का खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और विशेषज्ञ दोनों ही जनता से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं, ताकि देश एक बार फिर किसी बड़ी लहर का सामना न करे। भारत में कोरोना की स्थिति में सुधार राहत की बात है, लेकिन सावधानी अब भी जरूरी है। हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन करना ही आने वाले दिनों में संक्रमण से बचाव की सबसे बड़ी कुंजी होगा। चलिए अब आपको JN.1 वेरिएंट के बारे में बताते हैं। JN.1 वेरिएंट इम्यूनिटी कमजोर करता है। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट भी बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रहे हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे। हाल ही में राम मंदिर में बनाए जा रहे परकोटे के निर्माण की गति का वीडियो राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी कर ये जता और बता दिया है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में राम मंदिर में परकोटा समेत मंदिर निर्माण का कार्य 100% पूर्ण हो जाएगा। जी हां, लगभग 14 फीट चौड़ा होगा रामलला के मंदिर का परकोटा। जी हां, राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र मंदिर के परकोटे के निर्माण की गति जो है वो इस समय सक्रिय है और जल्द इसका काम पूरा होगा। रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार में तेज हुआ श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण। सुंदर आकार लेने लगा श्री राम जन्मभूमि का परकोटा। आयताकार होगा परकोटा, लंबाई होगी 732 मीटर और चौड़ाई होगी 14 फीट। दिसंबर तक भक्तों के लिए खुल जाएगा मंदिर का संपूर्ण परिसर। जी हां, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। राम दरबार और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के परकोटे यानी कि प्राचीर के निर्माण को रफ्तार दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक कार्य की प्रगति पर खास ध्यान दे रहे हैं। सीएम योगी जब भी अयोध्या पहुंचते हैं तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों और अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्य की समीक्षा जरूर करते हैं और समयबद्ध प्रगति के लिए उचित दिशा निर्देश भी जारी करते हैं। उनकी सक्रिय निगरानी और मार्गदर्शन से मंदिर निर्माण में तेजी आई है। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र के नेतृत्व में कार्यदायी संस्थाएं दिन रात परकोटे के निर्माण में जुटी हैं। परकोटे का वीडियो हमने भी देखा है और जिस प्रकार से ये कलाकृतियां उकेरी गई हैं, फूल पत्तियां वगैरह बनी हुई हैं, और ये इस प्रकार से देखकर ये बड़ा ही प्रसन्नता और सुखद अनुभव हमें हो रहा है, क्योंकि आने वाले भक्तों को एक पूरी जानकारी प्राप्त हो, ऐसा ट्रस्ट के द्वारा सदैव कहा गया है। और यह प्रयास किया जा रहा है ट्रस्ट के द्वारा कि यह कार्य जो है शीघ्र से शीघ्र संपन्न हो जाए। नवंबर दिसंबर तक, अभी पिछले दिनों एक पत्रकार वार्ता के दौरान भी जो है आदरणीय चंपत राय जी ने कहा था कि नवंबर और दिसंबर तक परिसर जो है सुसज्जित हो जाएगा और आने वाले भक्त जो है संपूर्ण परिसर का दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार से परकोटे के अंतर्गत तमाम जो हमारे जो मठ मंदिर हैं अंदर, यानी कि चाहे वह देवी देवताओं का मंदिर हो और चाहे मुख्य मंदिर, इन सब की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत जो है परकोटे पर पूरी ताकत लगाई है। लक्ष्य है नवंबर और दिसंबर 2025 तक ही मंदिर का संपूर्ण परिसर भक्तों के लिए खोल दिया जाए। यहाँ परकोटा आयताकार बन रहा है, जिसकी लंबाई 732 मीटर है और चौड़ाई 14 फीट है। परकोटे का निर्माण मंदिर में प्रयुक्त पिंक सैंडस्टोन से ही किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी लीलाओं की सुंदर नक्काशी की गई है। ये कलाकृतियां न केवल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगी, बल्कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को भी भगवान श्री राम के आदर्शों का सुखद संदेश देंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। उनके निर्देश पर मंदिर परिसर के साथ साथ अयोध्या में आधारभूत संरचनाओं का भी विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सड़कें हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर अन्य सुविधा विस्तार, अयोध्या भक्त आएंगे, पर्यटक अयोध्या आएंगे तो उनके लिए राम नगरी सुगम बन रही है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि श्री राम मंदिर का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो, समयबद्धता के साथ पूरा हो, ताकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक अक्षुण्ण प्रतीक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।